नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं उत्तराखंड के पहाड़ में। पहाड़ के बारे में कहा जाता है मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी धूप, कभी छांव, कभी बादल, कभी बारिश, कभी मूसलाधार बारिश, कभी बूंदाबांदी और कभी अभी आप देख रहे हैं सब कुछ आसमान साफ। मौसम के इस सारे रंग आज सुबह से लेकर 7-8 घंटे में हमने पहाड़ में देखे। लेकिन पहाड़ में आज राजनीति की बात कर रहा हूं। बीते कुछ महीनों से देश लगातार राजनीति के कई रंग देख रहा है। बीते एक हफ्ते की ही बात करेंगे तो कई रंग बीते 7 दिनों में भी देखा। एनसीपी में देखा, शरद पवार जो 80 पार के नेता हैं, जिन्होंने एनसीपी बनाई, उनको उन्हीं की पार्टी से बेदखल कर दिया। उनके भतीजे जिनकी परवरिश शरद पवार ने की, वो एनसीपी के नेता, मुखिया, अध्यक्ष बन गए। ऐसे ही पहले भी हुआ था, शिवसेना के दौर में भी। लेकिन राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, कई रंग अभी देखने हैं, क्योंकि अभी से 11 महीने बाद, बल्कि कहें 10 साढ़े 10 महीने बाद चुनाव है। उसके पहले एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव है। और जब चुनाव का मौसम है तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की टीम हर राज्य में कई बार ऐसी कोशिशें करती नजर आएगी जिससे लगेगा कौन नेता किधर है। विपक्ष का जो नेता कल तक विपक्ष में था वो आज बीजेपी में आ गया। जो नेता जिसके पीछे ईडी सीबीआई लगी थी, अचानक वो बीजेपी में आकर बीजेपी का चेहरा बन गया। ऐसा बहुत कुछ आप देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति का रंग भी, राजनीति के मौसम भी लगातार बदल रहे हैं और चुनाव के वक्त में बहुत बदलेंगे। और मैं पहाड़ में हूँ, उत्तराखंड में। रामगढ़ इस जगह का नाम है। पीछे पहाड़ियाँ और मौसम देख रहे हैं, सुबह से बादल और उसका जिक्र किया ही। 2 खास मेहमान यहाँ हैं और इन मेहमानों से मैं राजनीति पर बात करूंगा, पहाड़ पर। दोनों को शायद आप पहचानते होंगे। शीतल पी सिंह सत्य हिंदी के फाउंडर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशकों से ज़्यादा का तजुर्बा है, राजनीति को बारीकी से समझते हैं, यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन ये भी आज पहुँचे हैं पहाड़ में। दूसरे हमारे साथ हैं अमरीश कुमार जी। इनका भी 4 दशकों का राजनीति को समझने का अनुभव है। पत्रकार के तौर पर जनसत्ता में रहे लंबे अरसे तक, इंडियन एक्सप्रेस में रहे, अभी सत्य हिंदी में हर रोज़ शो करते हैं। लेकिन अमरीश जी रामगढ़ में ही रहते हैं। रामगढ़ से देश की राजनीति को समझने की कोशिश अमरीश जी करते हैं। आज हम इन दोनों से रामगढ़ में रहते हुए यहाँ से देश की राजनीति, हाल के दिनों में जो राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, उसका देश की राजनीति पर होने वाला प्रभाव या दुष्प्रभाव, और अगले 10 महीने 9 महीने में क्या हो सकता है। विपक्षी एकता की जो मोर्चेबंदी शुरू हुई है, उस मोर्चेबंदी में कोई सेंध लगी क्या? उस मोर्चेबंदी की बुनियाद बनने से पहले कमज़ोर हुई क्या? जिस ढंग से एनसीपी में फूट हुई और जिस ढंग से शरद पवार जैसे नेता को उनकी पार्टी से बेदखल किया गया, और आने वाले दिनों में क्या कुछ हम देखने वाले हैं, इसी से बात करने के लिए दोनों खास मेहमान हैं। शुरू किससे करें, आपसे, इनसे, वरिष्ठता क्रम में? आप जिससे भी चाहें कर सकते हैं जी। तो अमरीश जी हमारे पुराने मित्र हैं और बहुत हमारा इनसे रिश्ता बड़ा एक दूसरे को लेकर मजाकिया और तंज का है, तो आप ही से शुरू करते हैं। इन्होंने पहले मुझे कह दिया था कि देख लीजिए शुरू तो करिए, इंट्रो आप आधा घंटा का लंबा मत दीजिएगा। तो बहुत लंबा तो नहीं बोला मैंने? नहीं, ठीक है, इतना चल जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आते हैं उस भूमिका पर जो हमने बात की कि शरद पवार की एनसीपी की आज बैठक दिल्ली में थी और 8 प्रस्ताव शरद पवार की अध्यक्षता में, क्योंकि वो अभी भी कह रहे हैं मैं अध्यक्ष हूँ, ये अलग बात है, उनके भतीजे ने कहा कि अब मैं अध्यक्ष हूँ। शरद पवार ने 8 प्रस्ताव पारित किए और उसके बाद कहा कि पार्टी हमारी है, हमने पार्टी बनाई और हमने 9 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। चुनाव आयोग फैसला करेगा, कौन क्या कह रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं, एनसीपी का अध्यक्ष मैं हूँ। तो ये बताइए, ये जो दांव-पेच एनसीपी का देखा, चूँकि ताज़ा मामला वही है, और आज अजित पवार ने भी कह दिया कि अब उन्हें एनसीपी का, चूँकि मैं अध्यक्ष हूँ, तो अब शरद पवार को इस तरह की कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का हक नहीं है। एक विधायकों का फर्रा, जिन लोग विधायक उनके साथ हैं वो भी सामने है। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ कि 36 जो 2/3 उनके साथ हैं या नहीं है। लेकिन आप क्या लगता है कि शरद पवार तरह तरह के कयासों के बीच उस पार्टी को जिसको उन्होंने बनाया, उस पार्टी से उनका आज की तारीख में दिखता है वो कमज़ोर विकेट पर है। पार्टी भतीजे ने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, तो लगता है शरद पवार उस ज़मीन को फिर से पा सकते हैं। शरद पवार के साथ पार्टी है, विधायक टूटे हैं, लेकिन विधायकों से पार्टी नहीं बनती, विधायक दोबारा बन जाएंगे। शरद पवार ने उस पार्टी को खड़ा किया है। 82 साल की उम्र है, 82 साल की उम्र में वो फुर निकल रहे हैं। और महाराष्ट्र की जो जन भावना है वो भारतीय जनता पार्टी, शिंदे
और ये टूटे हुए समूह के खिलाफ नजर आती है। हमें लगता है शरद पवार के उन्होंने एक एजेंडा दे दिया मोदी जी ने, 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें एक एजेंडा एनसीपी और शिवसेना की टूट भी होगी और वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। मुझे याद आता है देवीलाल के साथ मैंने भी दौरा किया था, और देवीलाल ने जब दौरा किया था तो उसके बाद जो नतीजे आए थे बड़े चौंकाने वाले थे। और शरद पवार की राजनीतिक जो अनुभव है, जो उनका असर है, और जो विपक्षी एकता की जो कम से कम नेतृत्व की जो क्षमता है उसके अंदर, उसको देखते हुए साफ लग रहा है कि आपके अजित पवार का भविष्य अंधकारमय है। हमें नहीं लगता अजित पवार बहुत लंबी पारी खेल पाएंगे। दूसरे भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं ना आगे थोड़े ही समय में हमें लगता है कि उनको किनारे करेगी, उनको मुख्यमंत्री बना करके आगे तो पेश करेगी नहीं। तो इसलिए अजित पवार की जो पारी है बहुत छोटी समय की पारी है, अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन चुनाव आते आते शरद पवार फिर भारी पड़ेंगे, ये हमें साफ लगता है। पूरा विपक्ष उनके साथ है। ये जरूर होगा कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की पॉलिटिक्स जरा मजबूत होगी इस सब से, लेकिन शरद पवार को हम कम करके नहीं आके, शरद पवार बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के बड़े मराठा नेता हैं। अजित पवार को उन्होंने बनाया है। अजित पवार कुछ नहीं है शरद पवार के बिना। विधायक तोड़ के ले गए, जनता तोड़ के नहीं ले गए। जनता शरद पवार के साथ है और जनता जवाब देने के लिए भी तैयार। चलिए अब जरा इनके पास आते हैं, और ये भी कहूँ कि सिर्फ शरद पवार नहीं, यहाँ से विपक्ष की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्योंकि पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई, 16 दलों की। हालांकि अरविंद केजरीवाल उस बैठक का हिस्सा बनकर भी बाहर आ गए, क्योंकि अध्यादेश पर उनकी कुछ शर्तें थी, कांग्रेस ने नहीं मानी। अगली बैठक की तारीख मुकर्रर है, बेंगलुरु में होनी है। एक तरफ वो बैठक, उसके पहले शरद पवार का पार्टी से यूं कहें कि एक तरह से किनारे पड़ना, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप, मोदी वॉशिंग मशीन और अजीत पवार और उनके साथ छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, उन पर तमाम आरोप, ईडी, सीबीआई, वो सब अपनी जगह, बहुत उस पर बहस और चर्चा हो चुकी। हम जरा राजनीति को समझने की कोशिश करें। जैसे अमरीश जी ने कहा कि शरद पवार के विधायक टूटे हैं, जनता उनके साथ है। तो पहले तो जनता उनके साथ है या नहीं, पहला चेक होगा लोकसभा चुनाव में, दूसरा चेक होगा अगर समय पर हुआ तो अक्टूबर में अगले साल महाराष्ट्र चुनाव में। आप क्या देखते हो शरद पवार का ये कहना कि मैं एनसीपी का अध्यक्ष हूँ, अजीत पवार का कहना है कि आप 82 साल के हो गए, कब रिटायर करेंगे, और बहुत कुछ सीधा सीधा साफ साफ अजीत पवार ने कह दिया। तो यहाँ से आपको लगता है कि शरद पवार एक मजबूत धुरी थे विपक्ष की, और वो अपने घर से ही बेआबरू होकर निकले जैसी स्थिति है, तो क्या वो रिवाइव कर पाएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र पर बहुत कुछ टिका है 2024 का नतीजा भी। देखिए, ऐसा है कि देश में दो मुद्दे इस समय आमने सामने हैं। उन मुद्दों के ही इर्द गिर्द सारी राजनीति है। एक है सांप्रदायिक घृणा का मुद्दा, जिसमें आप अक़लियतों से, खासकर मुसलमानों से नफरत करते हैं और उनके बारे में बहुत सारा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और हमारे मीडिया में आया हुआ गल्प सही समझते हैं और उसके आधार पर अपनी राय रखते हैं, जो राय इस समय सत्तारूढ़ दल के साथ जाती है। दूसरी है कि जो आर्थिक कठिनाइयां देश में है, जो असमानता हो रही है, आर्थिक असमानता बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन शैली में बहुत उसका प्रभाव पड़ रहा है। बहुत से लोग 1200 रुपए की गैस नहीं खरीद पाते और लकड़ियां जलाने पर मजबूर है। लोगों को रोजगार नहीं है, ऐतिहासिक बेरोजगारी है। इससे जो एंटी इनकम्बेंसी नेचुरली जनरेट हो रही है, उसकी राजनीति एक तरफ है। विपक्ष इस समय, उसमें कोई भी नाम आप लें, वो इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो ये सवाल हैं, जिन सवालों को धार्मिक रूप से विभाजन करने वाला सवाल पीछे छोड़ना चाहता है। इसके बाद ये जो परिघटनाएं हैं, ये सुपरफिशियल है और इनकी बहुत थोड़ी मियाद है। 15 दिन बाद ये सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाएंगी। जैसे उद्धव ठाकरे वाले मामले में अब वो मामला मिट्टी में मिल चुका है। जो समर्थन आ सकता था वो उद्धव ठाकरे के साथ चला गया जनता में, और जो तकनीकी रूप से गिनती बीजेपी को मिल सकती थी वो उनको मिल गई। तो ये सब चीजें 2 हफ्ते 3 हफ्ते की खबर है बस। नहीं, ये कैसे करे भाई? शरद पवार की पार्टी, अजीत पवार पिछली बार भी उन्होंने शपथ ले ली थी, तड़के 5 बजे सुबह 80 घंटे में बाहर हुए। शरद पवार ने एक तरह से 53 विधायकों के साथ ये इस गठबंधन का हिस्सा भी, और एक माना जा रहा था कि एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस का जो गठबंधन है महाविकास अघाड़ी, वो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा। इस तरह के कुछ सर्वे भी आ रहे थे। लेकिन अब एक बड़ा
बड़ा तबका अगर 2/3 चला जाता है, नंबर को लेकर विवाद हो सकता है, तो जमीन तो कमजोर होती है। तबका नहीं, विपक्ष तबका की नहीं, विधायक, मंत्री, कुछ नेता जिनके बारे में लगभग सबको ये पता है कि इधर ईडी, सीबीआई वगैरह के छापे विपक्षी दलों पे पड़ रहे हैं, और सबको ये पता है बंगाल में ऐसा हुआ, बिहार में ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, कि वो लोग जिनके यहाँ छापे वगैरह पड़ रहे हैं वही अगले दिन मंत्री बन के शपथ ले रहे हैं। ये बातें ऐसा नहीं कि हमारे अब तक ही रह जाती हैं, ये बातें सबको समझ आती हैं। और लोगों की राय जो बन रही है, जैसा मैंने कहा कि लोगों की राजनीतिक राय बन रही है इन दो मुख्य सवालों पर, और ये जो सवाल हैं ये पेरीफेरी के हैं कि किस पार्टी से कौन टूट गया, किसने कब गिनती कितनी कर ली, इनके साथ जनता नहीं जा सकती, क्योंकि वो उन सवालों से मत रही है। या तो वो घृणा कर रहा है मुसलमान से, तो वो बीजेपी का अलंबरदार है, वो उनके पक्ष में सारी बातें कहेगा, उसको लगेगा मोदी जी ने बहुत विकास कर दिया, उसको लगेगा कि हम विश्वगुरु बन गए, उसको लगेगा कि हम पता नहीं क्या हो गए, वो यही सब बातें करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो कठिनाइयों में है, वो अपनी कठिनाई की बात सही है शीतल जी, मैं फिर अपनी राजनीति उस कठिनाई की वजह से तय कर रहा है। मैं फिर एक सवाल पूछूंगा, लेकिन होता क्या है, जो विपक्षी एकता हो या विपक्ष का गठबंधन या मोर्चेबंदी या सत्ता पक्ष, क्या होता है कि जब कहीं चुनाव होता है तो बीजेपी भी छोटे छोटे दलों को मिलाती है, जैसे बिहार में अब फिर कुछ लोग उनके साथ आ रहे हैं, कुशवाहा से लेकर, और यूपी में जैसे राजभर के अलग सुर आ रहे हैं, बिहार में भी हैं। तो ये जो गठबंधन से 6-6, 10-10, 8-8 सीट पर उसका असर होता है, और लार्जली जब आप बहुमत की बात करते हैं तो एक फैक्टर बनता है। तो अगर जिस ढंग से मोदी की पार्टी बीजेपी जिस ढंग से महाराष्ट्र में ऑपरेट किया उसने, पहले सेना को और एनसीपी को, बिहार को लेकर भी तरह तरह की जानकारी आ रही, हो सकता है आने वाले 6 महीने में कुछ और देखें, तो फर्क तो उससे पड़ता है। हम ये भी तो हो सकता है हम हाइपोथेटिकल जनता सोच रहे हैं, भाई जनता तो नेता और कैंडिडेट को वोट देती है, कैंडिडेट मिलकर ही उसके बाद किसी पार्टी की जीत सुनिश्चित, हार या सुनिश्चित करता है। तो हम अभी से अजीत पवार को अगर अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं या मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो टूट-फूट हुई उससे महाविकास अघाड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कोई बुनियाद क्या है? नहीं, बिल्कुल फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है, 10-15 दिन 20 दिन ये चलता है, उसके बाद मुद्दे हावी हो जाते हैं, मेरा ये कहना है। जैसे इनको वो समर्थन जो भी इनको मिलेगा, ये चाहे जितने लोग आ जाएं, चाहे जितने लोग चले जाएं, बीजेपी के साथ जो आदमी है उसको जो समर्थन मिलेगा वो इस बात पर मिलेगा कि वो मुसलमान से कितनी नफरत करता है कि नहीं करता है। और देखिए, सबको अपनी भाषा बदल लेनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में मल्लाहों की पार्टी आई, वो अपने रिजर्वेशन का सवाल लेके आई थी, अब वो बात नहीं कर रही, वो राम सीता रामायण की बात करने लगती है। तो आप जिस नाव पे सवार होते हैं, वो नाव जिस तरह से चलती है, उस चाल में आपको शामिल होना होता है। तो इस समय 2 धाराएं हैं, एक धारा जो विपक्ष के रूप में है, और उसमें कौन नेता कब है, कौन नेता कब छोड़ गया, ये बातें रहेंगी, कुछ दिन उनका असर रहता है, परमानेंसी नहीं है इसमें। जब मुकाबला होगा तो फिर मुद्दों का मुकाबला होगा और फिर ये गायब हो जाती है। शीतल जी जैसे कह रहे हैं 2 धाराएं, लेकिन 2 धाराओं के बीच में बाकी धाराएं भी हैं। कई बार अरविंद केजरीवाल की धारा कुछ हो जाती है, ममता बनर्जी की धारा कुछ हो जाती है। विपक्ष में कई जो ऐसे नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं या सीटों को लेकर आने वाले दिनों में एडजस्टमेंट पर सवाल होगा, अगर कुछ इस तरह की ध्रुवीकरण गोलबंदी की बात होगी। और इन सब के बीच मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें सारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना हो, डराना हो, अब जो भी उसको नाम दे, जो हाल के दिनों में हुआ, इस स्थिति में जिस एग्रेसिव ढंग से बीजेपी ने ये किया है महाराष्ट्र में, हो सकता है और राज्य में करे, तो लगता नहीं है कि विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है आप ये कहना कि 24 में हम मोदी को हरा देंगे? 3 साल का आप चुनाव का आंकड़ा देख लीजिए, विधानसभाओं का, लगातार मोदी जी हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं। कर्नाटक हाल का है, हिमाचल है, उससे पहले आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को देख लीजिए। देखिए, चेहरे जो होते हैं, जो बात आप कह रहे थे, चेहरा शरद पवार का था। जैसे एक दौर में इंदिरा जी थी, इंदिरा जी की पार्टी टूटती थी, इंदिरा जी फिर दोबारा से पार्टी खड़ी कर लेते थे। अजित पवार कोई चेहरा नहीं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का, जैसे लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी चेहरा है बिहार की पॉलिटिक्स का। उनकी पार्टी को आप तोड़ दीजिए, विधायक। लेकिन अजित पवार के साथ अगर 30 से ज्यादा विधायक आ गए, वो विधायक जो शरद पवार के पैच होते थे, छगन भुजबल से लेकर प्रफुल्ल पटेल, जो शरद पवार के एकदम कहे कि जो भी उनके लेफ्ट राइट सेंटर जो भी आदमी थे, तो अजित पवार में कुछ तो बात रही होगी, हालांकि उसके पीछे मोदी और उनकी ताकत होगी। मेरा कहना उसके पीछे ईडी है, डर है, भ्रष्टाचार है। दूसरे साख का सवाल है, मोदी जी बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचारी को उठा के शामिल कर लेते हैं।
इधर और जो आप बात कह रहे हैं संख्या का, मैं इंदिरा गांधी का उदाहरण इसीलिए दे रहा हूँ, सब पैर छूने वाले थे। इंदिरा गांधी अकेली कुर्सी रहती थी, लेकिन नाम और चेहरा तो इंदिरा जी का था ना। या मायावती को मानिए या अखिलेश को मानिए, बहुत कोशिश हुई। शिवपाल यादव थे ना उत्तर प्रदेश में, अंत में वापस आ गए। ये जो शरद पवार है मराठा राजनीति के केंद्र का चेहरा है। उसके बाद सुप्रिया सुले चेहरा है, ये बहुत साफ कर दिया। अजित पवार उसका चेहरा नहीं है मराठा पॉलिटिक्स का, और उनकी आयु बहुत कम है। राज्यों की जो राजनीति है, देखिए महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल, तीन ही जगह भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने जा रहा है, इसलिए ये प्रयोग हुआ। आप मध्य प्रदेश की बात नहीं करते, मध्य प्रदेश में तो भगदड़ मची हुई है, बुरी स्थिति है, कर्नाटक से ज्यादा खराब स्थिति है। और 2-3 घटनाएं जो हुई, एक आदिवासी वाली, वो भी सामने है। हमें लगता है इन सब से विपक्ष पे दिक्कत नहीं होगी। जनता चुनाव लड़ने जा रही है, और जब जनता लड़ती है तो विधायक कोई मतलब नहीं है। मोदी जी जनता से लड़ने लग गए हैं, ये कहा ही जा रहा है इस समय। नहीं तो जैसे अभी यूपी में चुनाव हुआ तो जनता नहीं लड़ रही थी, या गुजरात में हुआ तो जनता नहीं, जनता लड़ रही थी, और यूपी के नतीजे क्या बहुत फेवरेबल थे। अरे 250 से ज्यादा, अरे भाई 250, लेकिन 52 सीटें हार के 50 से ज्यादा ये नहीं बताते हैं। 50 सीटें मार्जिन पे आप जीते हैं, उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ था, ये नहीं बताया जाता है। आप जरा सा भी दाएं बाएं निष्पक्ष होता। अरे भाई तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप क्या भाई, 5,000 नहीं है ना। बिहार में तेजस्वी जीत रहे थे, हरा दिया गया। 10-15 सीटों का खेल होता है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के सहारे 20 से 25 सीट आप मैनिपुलेट कर लेते हैं। ऐसी भारी भी जीत नहीं थी। समाजवादी पार्टी जब से बनी उससे अब तक हाँ। सबसे ज्यादा वोट पिछले चुनाव में पाई है वो, इसलिए उसको हाशिए पे रख देना कि कुछ हुआ ही नहीं। सब लोग कहते थे आपने यूपी में ये कहा, अरे हमने यूपी में जो कहा बड़ा झटका लगा है, मामूली झटका नहीं था। मोदी जी का चेहरा, योगी जी का चेहरा, 50 से ज्यादा सीटें हार जाएं, ये मामूली बात है। जो हारे हैं वही लोग हारे हैं ना, दूसरा तो नहीं हारा है। तो खोने को किसके पास है? खो रही है भाजपा। 2014 में आप देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, कितने बड़ा था, कितनी सीटें गई। ये बताइए अमरीश जी, जैसे खो रही है भाजपा, ठीक है ये आप कह रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग अभी जनरल बात कर रहे हैं, ये भी आपको बताऊं, चूंकि चुनाव में अभी 10 से 11 महीने हैं, और उसमें कितनी बार क्या कुछ बदलेगा, कितने रंग हम देखेंगे, शुरू में मैंने कहा, जिसकी अभी कल्पना करना मुश्किल है। क्योंकि जिस दिन अजीत पवार की खबर आई, उस दिन किसी को नहीं पता था कि आज कुछ होने वाला है। वैसे जैसे पहले नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ गए, उसके पहले 15 दिन पहले तक कयास अनुमान कई तरह के थे, तो कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा। लेकिन आज की स्थितियों में ये आकलन और बात कर रहे हैं। तो अमरीश जी, उसमें बात ये है ना, जैसे लोग कहते हैं कि 2024 की अगर बात करें तो कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, ये 4 हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को मुश्किल हो सकती है या उनके सीट कम हो सकते हैं। ये 4 है, और कोई है? मध्य प्रदेश कहाँ जाएगा? हाँ। राजस्थान कहाँ जाएगा? छत्तीसगढ़ कहाँ जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में बढ़ा ले जाएंगे सीटें? लगातार घटने वाले मोदी ने सबसे बड़े राष्ट्रवाद के नाम पे 19 में जो है वो और सीटें खोई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2014 में जो सीटें थी 19 में और घट गई थी, ये लोगों को अंदाजा नहीं है। 10 सीटें घट गई थी, मामूली नहीं 10 सीटें। इसलिए जब आकलन आप करते हैं तो तमाम राज्यों का कर लीजिए। आपको लगता है, देखिए, घटने खोने के लिए विपक्ष के पास अब कुछ नहीं है, खोने के लिए सिर्फ मोदी जी के पास है। मोदी जी एक्सट्रीम पे जा चुके हैं। कहीं एक बिंदु होता है ना, वहाँ से लोग ढलान पे आते हैं। मोदी जी अब ढलान पे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं वो हार रहे हैं, जीत रहे हैं, ये नहीं, लेकिन अब उनकी सीटें कम होंगी लोकसभा में। अच्छा, वो ढलान पर है, तो ये बात अजीत पवार नहीं समझ पाए कि अभी चाचा का साथ देकर उसके बाद चले जा रहे हैं? जेल चले जाएं? आप क्या चाहते हैं वो जेल चले जाएं? चक्की पीसिंग कहते होते हैं, क्या कहा जा रहा? उनको जेल जाने से बचना था, पैसा चाहिए था। और एक चीज़ और उन्होंने कह दी कि अगर राजनीति करनी है तो सत्ता के साथ रहो, ये उनका मूल मंत्र है। इसी पे जनता उनको हरा देगी। आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कह दिया कि अगर आपको राजनीति करनी है तो सत्ता के साथ रहना है। अगर आज मोदी हैं, कल राहुल गांधी होंगे, राहुल गांधी के साथ चले जाएंगे। ये अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। और हमें लगता है इसी बात पे अजित पवार और उनकी पार्टी, एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो एनसीपी है जिसका दूसरा धड़ा भाजपा में गया है, इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी का टिकट कटेगा। शिंदे गुट है, किसको किसको भाजपा टिकट दे देगी? आधा टिकट अगर अपने भाजपा के लोगों का काटेगी तो जाएगी कहाँ भाई? काटेगी ना किसी न किसी का टिकट। अपने यहाँ जो भाजपा विधायक हैं जो हारे थे, उनको टिकट नहीं मिलेगा। अगर एनसीपी का दूसरा धड़ा लड़ेगा,
या शिंदे का गुट लड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की कीमत पे इनको ला मतलब आप ये करें जो उनकी सीटिंग सीट होगी, कोई हारा होगा, कोई 3 बार जीता होगा, वो क्या करेगा, तो वो तो जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। लेकिन हाँ, अब शीतल जी बात, हालांकि चूंकि मैंने पहले ही कहा कि अभी एक आकलन कयास के आधार पे ही है, जैसे अब MP छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ये सब, MP राजस्थान छत्तीसगढ़, इसमें तो मान लीजिए 5 महीने बाद जो चुनाव होगा वो भी एक तेलंगाना भी, बट तेलंगाना को मैं मानता हूँ KCR के सामने इनकी अभी बहुत ज़्यादा हैसियत बीजेपी की भी नहीं है। ये 3 राज्य जहाँ 95% 100% स्ट्राइक थी लोकसभा में, इसकी बात कर रहे हैं। तो फिर बात ये आती है कि 5 महीने बाद मान लीजिए हो सकता है सरकार बदले या रहे उसके आधार पर, लेकिन ये पिछली बार भी हुआ था, उसके बाद भी राज्य सरकार कुछ और बनी और लोकसभा में 95% 100% स्ट्राइक रेट हुआ। तो देखिए, लोकसभा के चुनाव में एक परिघटना भी हुई थी, उसको हम लोग अनदेखी करेंगे तो उसका बालाकोट और पुलवामा की बात, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक तो पहले जैसे वो पुलवामा की घटना हुई, इतने लोग, इसको पकड़िए, देखिए इसमें चश्मा में जो है ना सरकारी लापरवाही से आप कह सकते हैं हमारी उनकी मृत्यु हुई थी। 40 से ज्यादा हमारे अर्धसैनिक बलों के सदस्य थे। एक वातावरण बना, उसकी प्रतिक्रिया में जो मोदी सरकार ने किया, वैसा उसके पहले की किसी सरकार ने वैसा रिस्क नहीं लिया था। उन्होंने एक मिसाइल पाकिस्तान पर डाली और उसको फिर चुनाव में इस्तेमाल किया। वो एक मतलब आप समझते हैं कि युद्ध की स्थिति हमारे साथ वातावरण बना हुआ है पाकिस्तान के साथ। हमारे टीवी चैनल्स उसको 24 घंटे चलाते भी हैं। उस वातावरण को हमेशा हम भी गर्म रखते हैं, पाकिस्तानी भी गर्म रखते हैं। ऐसे वातावरण में ऐसी घटना लोगों में एक अलग तरह की भावना पैदा करती है और उससे जो आप नतीजा है वो आपके सामने था। लेकिन हर बार वैसा कोई चीज़ कर पाना या ऐसा कोई जादू हो जाना, मान लीजिए नहीं हुआ, नॉर्मल चुनाव हुआ, तो ये इससे जो बेनिफिट था वो तो नहीं आएगा। लेकिन ये बताइए, समझ गया, हालांकि इस पर बहुत बार इस तरह की बातें हो ही रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ, अब आगे 4 महीने बाद 3 महीने बाद क्या होता है अभी पता चलेगा। चुनाव आयोग क्या करता है। सेना के मामले हमने देखा कि 2/3 के साथ और बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसके बाद भी किस ढंग से शपथ भी हुआ और स्पीकर और राज्यपाल में भी सवाल उठे। लेकिन अब बात आती है कि जो विपक्षी नेताओं में, विपक्षी दलों में एक ज़बरदस्त लग रहा था कि मोर्चेबंदी की वजह से एक हौसला है, 15 लोग साथ बैठ रहे हैं, पटना में बैठे, बेंगलुरु में बैठेंगे, कुछ 100-200 सीटों पर 1-to-1 की बात हो जाएगी, कांग्रेस सीट कम करेगी। ममता बनर्जी जो कांग्रेस को लेकर बहुत रिजर्वेशन था, वो भी ममता बनर्जी और राहुल गांधी की कुछ ऐसी तस्वीरें आ गई। अखिलेश यादव जिन्होंने कुछ महीने पहले कह दिया था हम 80 पर लड़ेंगे, अमेठी और रायबरेली भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी साथ दिखे। तो लगा कुछ माहौल विपक्षी दल बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में जिस ढंग से हुआ, तो इससे जनता में भी तो परसेप्शन जा रहा होगा कि ये लोग एक साथ रहने वाले तो है नहीं, टिक ही नहीं सकते, इन पर आज ये इसके साथ है, कल उसके साथ जाएंगे। प्रयास है कि ऐसा परसेप्शन जाए, लेकिन जनता में मेरे ख्याल से दूसरा परसेप्शन जा रहा है कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके बीजेपी जो है वो किसी भी राज्य में जो दूसरे दल हैं उनको साबुत नहीं रहने दे रही है, सबको तोड़ ले रही। मुझे लग रहा है ये वाला परसेप्शन उस परसेप्शन से जो आपने बताया ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मेरा ये अनुमान है। और इस वजह से जनता में ये चीज़ जा रही है कि ये लोग सभी दलों को तोड़ रहे हैं, राज्य सरकारों को तोड़ रहे हैं, गवर्नर के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्ली समेत सारी जगहों पर उसकी बातें हैं, तमिलनाडु वगैरह सब जगह, कई जगह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स वगैरह के फैसले हैं। तो ये सब चीज़ें भी जा रही हैं। ये सही है कि मीडिया उनको कवर नहीं करता। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी फौज है जो इन चीज़ों को ढक देने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें जा रही हैं क्योंकि इतने सारे लोग जो एक साथ आए हैं वो इस देश में 350 से 400 लोकसभा सीटों के में असर रखते हैं। और अगर वो उन सीटों पर एक के सामने एक खड़ा करने, अगर 400 सीटों पर ये परिस्थिति आती है तो ये परिस्थिति न 19 में थी न 14 में थी, तो ये एक नई परिस्थिति है। लेकिन ऐसी परिस्थिति बने तब ना कि ये सब सहमत हो जाए। भाई अभी न बनने की कोई वजह नहीं, बनने की वजह ज्यादा मिल रही है। भाई वहां जो भी हुआ उसकी अगली कड़ी हम अब कर्नाटक में होने देख रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं अजीत पवार का ही बयान था, नहीं सॉरी, प्रफुल्ल पटेल का एक बयान था कि मैं वहां गया तो देखकर मुझे हंसी आ गई कि उसमें 5-6 पार्टी ऐसी थी जिनका एक भी सांसद नहीं था, एक पार्टी ऐसी थी जिसका एक सांसद था, और ये सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं कि हम मोदी को 303 सीटों वाली पार्टी को हरा देंगे। देखिए, मोदी जी की पार्टी
जब उत्तर प्रदेश में राजभर की पार्टी से समझौता करती है या मल्लाह की पार्टी से, उनके कितने सांसद और विधायक हुआ करते थे, एक छोटा सा सोशल सेक्शन है मांझी से करती है। ये तो सोशल इंजीनियरिंग की ही जानी पड़ती है। आज की राजनीति में 89 के बाद से चीज़ें बदली हैं, जब गठजोड़ होने लगे, फिर सामुदायिक गठजोड़ होने लगे, अब छोटे छोटे इस तरह के सामाजिक गठजोड़ भी होने लगे। तो ये बात तो सिर्फ बात कहने के लिए बात है। रियलिटी ये है कि उस बैठक से इस देश में एक दूसरी तरह का वातावरण बना है, विपक्ष के भी पक्ष में, कि अब कम से कम लोगों को ये नहीं लगता कि कोई मुकाबला नहीं, अब लगता है मुकाबला होगा। और आपने उसके साथ तेलंगाना में राहुल गांधी की रैली नहीं देखी, साथ ही आप देखिए जिसको एक आधा सेकंड भी किसी टेलीविजन चैनल ने जगह नहीं दी। लेकिन मेरी वहां के पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख आदमी था। राहुल गांधी विपक्ष में है, उनकी सांसद वाली सदस्यता भी जा चुकी है, उनकी पार्टी वहां बाई इलेक्शंस में तीसरी पोजीशंस में थी, और उनकी रैली में अगर 1.25 लाख 1.5 लाख आदमी आ रहा है। देखिए 1.25 लाख 1.5 लाख एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कबूलना बहुत बड़ी संख्या होती है। हम आप इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, जानते हैं सत्तारूढ़ दल 5 लाख ला सकता है, 15 लाख ला सकता है, लेकिन जो विपक्ष में है और एक ऐसे राज्य में जहां उसकी पोजीशन तीसरी रही हो, एकाएक वो नीचे ही जा रहा हो, और एकाएक ये हम देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं साथ साथ। जो 4000 किलोमीटर की उसकी यात्रा हुई, उसके बाद राहुल गांधी की वो इमेज जो पहले से बनाई गई थी वो अब नहीं कायम है, ये हम आप मानते हैं। अब हम ट्वीट पे देख रहे हैं 23 मिलियन के आसपास राहुल गांधी के पास है, 29 मिलियन केजरीवाल के पास है, और 90 मिलियन ट्विटर पे हमारे मोदी जी के पास है। लेकिन आप ट्विटर पे देखिए 29 मिलियन वाले केजरीवाल को हज़ारों में लोग नहीं मिलते, लेकिन राहुल गांधी जो तीनों में सबसे नीचे हैं, कुल 23 मिलियन उनके फॉलोअर हैं, वो उनके ट्वीट और मोदी जी के ट्वीट में मुकाबला हो रहा है। कई बार वो आगे ट्विटर के फॉलोअर से तो वोट नहीं तय होगा। 2 करोड़ ट्विटर पर ट्विटर यूजर, एक सेगमेंट तो है, 2 करोड़ लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, उनके भी मुंह में जबान है, हाथ में कलम है, तो वो भी कुछ लोगों तक जा रहे हैं ना, एक संकेत की बात। अच्छा, एक सवाल, उसके अमरीश जी के पास आता, तो थोड़ा आप दूरी क्यों बनाते हैं? नहीं दूरी। एक सवाल कि इसका मतलब आप मानते हैं कि 2024 में मोदी को हराया जा सकता है? नहीं, देखिए हारने और जीतने में जब दूरी कम हो जाती है, जैसा कि अभी के बहुत सारे चुनावों में नजर आ रही है, तो ये संभावनाएं भी की जा सकती हैं। मान लीजिए जिन 4 राज्यों की अभी बात की अमरीश जी ने, और आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल है, मध्य प्रदेश है जिसमें 1 सीट मिली थी। अब इन सब जगहों में अगर कुछ चेंज हो रहा है, और मान लीजिए उस समय तक केजरीवाल और कांग्रेस का भी कुछ अलायंस हो जाए, और आप देखें कि अगर ये अलायंस हो जाता है तो आप कश्मीर से शुरू करेंगे और आपको तमिलनाडु तक एक पूरी धारा मिलेगी विपक्ष की। हरियाणा में ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि आज अगर देखिए बंदर है और वहाँ सेब है, देखिए देखने आया था, वो भी डिबेट सुनने आया था, वैसे गुस्सा आजा और ऐसे सेब तोड़ के खाने गया था, गुस्सा कर रहा है। हाँ चलिए, हाँ देखिए, तो फिलहाल देखिए एकदम आपने उड़ा दिया, इस तरह से डाइवर्जन कर दिया जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इस तरह की चीज बनती है, मान लीजिए कि आज जो भी है उनमें आपस में, लेकिन उनके सबको ये समझ में आ रहा है कि अकेले किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, सबको ऐसे कानूनों के जरिए, गवर्नरों के जरिए, एलजी के जरिए और बहुत सारी एजेंसियों के जरिए राजनीति ही नहीं करने दी जा रही है। मीडिया को व्यवस्थित कर लिया गया है, सोशल मीडिया पे खरीदे हुए ट्रोल्स हैं जो आपकी बात कहीं जाने नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में राजनीति का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है वो जीवित नहीं है। ये ओबामा और सब कह रहे हैं, कैमरा वाला कह रहे हैं, तो अगर कैमरे की तरफ आई, तो अगर दुनिया को ये समझ में आ रहा है, राजनीति करने वाले हर आदमी को ये समझ में आ रहा है, और भारत में भी राजनीतिक दलों को समझ में आ रहा है, तो हम आप अगर ये जिद करें कि जनता को ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा कैसे संभव है? तो आपको लगता है कि 24 में मोदी जी को हराया भी जा सकता है? आपकी इच्छा क्या है? लीजिए, इच्छा और यहाँ विशफुल थिंकिंग का सवाल नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ। एक तो जो नैरेटिव आप लोग गढ़ते हैं कि ये भगदड़ मच गई, विपक्ष छूट गया, उसमें आप कर्नाटक जैसा राज्य छोड़ देते हैं, पहले शुरुआत होती है जहां मोदी अमित शाह की सुनी नहीं, पूरी भाजपा यूनिट एक तरीके से भगदड़ मच गई, मीडिया ने उसको नहीं नैरेटिव हम करते हैं। नहीं, दूसरी चीज मध्य प्रदेश लीजिए, मध्य प्रदेश में ऐसी भगदड़ मची हुई है जिसके सामने कर्नाटक फेल है। हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को भूल जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ही खतरनाक है।
आप सोचिए वहां कितना आप सीट जीत पाएंगे, मैक्सिमम जीत चुके हैं, कोई जरा सा बची नहीं है। 2024 देखिए, मैं इंडिया साइनिंग का उदाहरण दूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी का इंडिया साइनिंग था, आप भी थे, और अटल जी से बढ़िया नेता प्रधानमंत्री मैं नहीं मानता हूं, लेकिन इंडिया साइनिंग बावजूद जनता ने नहीं चुना। ये जनता के ऊपर है। अगर मोदी जी को लग रहा है कि जनता से भिड़ लिया जाए, तो ये जनता है, जनता अगर जिता देगी तो हरा भी सकती है। और इंडिया साइनिंग की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क है ना, 2004 में और आज में बहुत फर्क है। तब कोई नहीं सोचा था कि बीजेपी यहाँ 300 पार कर जाएगी और अपार बहुमत बीजेपी को। पूरा भारत इंडिया शाइन कर रहा था, लेकिन बीजेपी समय तो वाजपेयी जो है कितने दलों को मिलके कुनबा बना के सरकार चला इस रहे थे समय ना? तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जितने बेअंदाज हैं, उसका उदाहरण मध्य प्रदेश है, जहां जो कुछ घटना हुई, वो आदिवासी कोई लोकतंत्र पे धार मार रहा है, कोई कहाँ मार रहा है, तो ये स्थिति देख लीजिए। तो ये भी जनता के बीच में मैसेज जा रहा है और इसका असर पड़ेगा। इंदिरा जी 71 में इस देश की सबसे बड़ी नायिका थी, दुर्गा कहा गया था। 77 आते क्या हुआ, हार गई। कितने साल थे जरा जोड़ लीजिए, इनका तो लंबा है थोड़ा कार्यकाल। बांग्लादेश पाकिस्तान को विभाजित कर दिया था इंदिरा गांधी ने, उसके बावजूद 7 साल के भीतर इंदिरा गांधी सबसे बड़ी खलनायिका बन गई। तो जनता कब क्या फैसला करेगी हम आप नहीं कह सकते। हम नहीं कहते कि मोदी जीतेंगे हारेंगे, लेकिन जो जनता के बीच मैसेज है बहुत अच्छा है। उनकी एक जनता है, उन्होंने अपनी एक जनता बनाई है, करीब 35% की जनता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 100 में 35 हटा दीजिए, 37 है वैसे लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में कई जगह 50% से ज्यादा भी है। यूपी में भी लगभग 50%। लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है। यूपी में जो उनका वोट परसेंटेज है, मान लीजिए 10 साल चलता है, एक कार्यकाल होता है। मैंने कहा ना, अब ढलान पे है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, अब ढलान पे है। ये कहने का आधार क्या है? इस कहने का आधार करीब 10 राज्य हैं। मैंने आधार गिना है ना, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल है, बंगाल है, बिहार है, सब जगह मोदी जी हारे। ये सब जगह हारे, बताइए कहीं जीते हो तो बता दीजिए हमें। आप केरल, दक्षिण का दरवाजा बंद हो जाता है आपका, आपको चैन नहीं है, मतलब आप देखिए ना, दक्षिण का पूरा ही दरवाजा बंद हो गया। केरल में आप है नहीं, कर्नाटक से आप भगा दिए गए, तमिलनाडु में आपका कुछ है ही नहीं, आंध्र और ये तेलंगाना ले लीजिए। अच्छा, ये एक मिनट देखिए, मैं जो सवाल करूंगा तो आप बहुत सारे लोगों को लगे मोदी जी के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन मैं प्रोवोकेटिव सवाल पूछता हूँ। भाई जब कह रहे हैं कि ये कुछ है नहीं मोदी जी का, वहां भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं, तो भाई कांग्रेस को तो 44 सीट थी, अभी 52 सीट है, तो कांग्रेस का क्या बहुत ज्यादा लालोट है। और जब आप इमरजेंसी की बात करें, एक मिनट सुन लीजिए, जब आप इमरजेंसी और उसके बाद की बात करें, स्थितियां वैसी है नहीं। और जब 80 में 77 में इंदिरा गांधी बेदखल हुई थी, तब भी 150 सीटें मिली थी कांग्रेस को। एक आंकड़ा और आप भूल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पे आई, 84 में 2 सीट नहीं, इसको याद रखा करिए। हाँ, याद है। 2 सीट का अगर आप आंकड़ा देते और कहते 150 सीटें दक्षिण में जीती थी इंदिरा गांधी, दक्षिण में हो चाहे उत्तर में, 300 पार तो मोदी जी की पार्टी हुई। भाई मैं कह रहा हूं, मेरा ये कहना है, ये एक समय में 18 राज्यों पे सरकार तो थी। जी, हम जब राज्य गिनते हैं तो हिंदी पट्टी में चले आते हैं। हम मणिपुर तो भूल ही जाते हैं, हम फ्रांस की चिंता करते हैं, मणिपुर जल रहा है इसकी चिंता में नहीं। लोकसभा सीटें हैं कोस्टल स्टेट्स में, उसमें गुजरात और गोवा को छोड़ के बाकी सारी कोस्टल स्टेट्स में अपोजिशन है किसी न किसी स्वरूप में। तो अगर ये सब ठीक है, आपने बताया वो इंडिया शाइनिंग के वक्त जो है वो वक्त और आज के वक्त में फर्क है, 200 के अंदर लेकिन उस समय 16 दल बैठ के 400 सीट पे एक उम्मीदवार खड़ा होने का फैसला भी कहाँ कर पाए थे। ये दोनों परिघटनाओं को लेना पड़ेगा हमें। निश्चित तौर पर मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं। मैं 37 से भी आगे कहूँगा, उनके एनडीए ने करीब 43 से 45% के करीब वोट पाया था। वो श्रेय उनको जाएगा। लेकिन वो मैंने कहा कि वो 19 का चुनाव एक एबनॉर्मल चुनाव था, एक अजब तरह की घटना हुई थी। अब मान लीजिए युद्ध हो जाए तो एक दूसरी स्थिति है। 24 बीच में फिर उसी आगे की बात करते हुए कि जैसे मान लीजिए अब जो अचानक यूसीसी आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हालांकि उसमें क्या होगा नहीं होगा, गोवा का क्या होगा, एचयूएफ का क्या होगा, हिंदू यूनाइटेड फैमिली का बाकी क्या होगा, किसी को नहीं पता। कौआ कान ले गया सब अपना। आपने ड्राफ्ट देखा है? नहीं, मैंने क्या, वो बड़े बड़े वकील और मंत्रियों ने भी नहीं देखा। बयान देख लीजिए कि पहले आई हवा यूसीसी, 3 दिन बाद सरकार की ओर से ही फीलर दिया गया कि आदिवासी इसमें शामिल नहीं होंगे। फिर जब सिख वहां अकाली दल ने गर्म किया तो हुआ सिखों के बारे में भी पुनर्विचार होगा। यूसीसी एचयूएफ के बारे में आया। तो आप जब यूसीसी बनाने निकले और आपने कोई पहले तो बताया नहीं, ड्राफ्ट है नहीं कहीं सामने, और पहले ही आप पंचर जोड़ना शुरू हो गया।
तो ये तो सबकी वो समझ तो में इसीलिए कर रहे हैं ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, मुस्लिम रिएक्ट करेंगे, कुछ मौलाना के बयान आ जाएंगे और वैसे ही बोलने लगेंगे। बस हिंदुओं को लगेगा यार मुसलमानों को टाइट करने के लिए बहुत जरूरी है। यही तो कहा था कि विचार उनके पास एक ही है, हिंदू मुसलमान, मुसलमानों के खिलाफ घृणा। उनके अब इस कोटे में जितना प्रतिशत वोट जा सकता है वो उनके साथ है, लेकिन जो इस कोटे में नहीं है, थोड़ी रोशनी महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक असमानता से, देश की पूरी परिस्थिति से, जो इन चीजों से मतलब प्रभावित है, उसके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती कि अजीत पवार ने कब छोड़ा, शिंदे कितने विधायक को ले गए। ये चीजें उसके लिए सीजनल है और ये सीजन के साथ खत्म हो जाएगी। ये बताइए अमरीश जी, लेकिन देखिए 2024 के लिए राम मंदिर दिसंबर जनवरी में, चंपत राय का आज भी कोई मेल आया कि मीडिया के साथ ही चाहे तो राम मंदिर जहां बन रहा है दर्शन करिए। चैनलों पर राम मंदिर का नैना विराम दृश्य चलने लगा है, सारे एंकर चेहरे जाने लगे। तो एक तो राम मंदिर वो कंप्लीट होगा, कहेंगे रामलीला का मंदिर बन गया, आप जाइए अयोध्या दर्शन कीजिए। उसके बाद यूसीसी पर ये बवाल बनाए रखेंगे, कुछ फिलर छोड़ते रहेंगे। तो उनके सामने एक तरह से ये हिंदुत्व का एजेंडा, मुसलमानों की नाराजगी को बहुत ज़्यादा वो करना, और उसके बाद विपक्षी दलों को डराकर या जैसे भी सेंधमारी करना जो महाराष्ट्र में किया, ये सब मिला के लगता नहीं है कि उस मोदी की मशीनरी के सामने, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं, आप लोग खामखा मशीनरी और ये सब कहते हैं, विपक्ष के सामने वो ताकतवर औजार तब तक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कहना मुश्किल है। देखिए, जो हिंदुत्व की ज़मीन में मानता हूँ तो दक्षिण में मानता हूँ, चाहे त्रिवेंद्रम हो, रामेश्वरम हो, ये सारे इलाके, उडुपी का इलाका है जो कृष्ण मठ, आप देखिए ना शंकराचार्य का जो पहला श्रृंगेरी मठ है, ये जहाँ हारे हैं, ये सब हिंदू बहुल इलाका है। तमिलनाडु से ज़्यादा मंदिर आपको कहाँ दिखेगा? मदुरै ले लीजिए आप, मदुरै के अलावा कांचीपुरम ले लीजिए, तमाम मंदिरों का पूरा प्रदेश है वो। कर्नाटक को ले लीजिए आप, केरल को ले लीजिए, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। आप एक राम मंदिर के नाम पे कितनी बार वोट लेंगे भाई? कितनी बार वो काट की हांडी चढ़ाते रहेंगे, आप वोट देते रहेंगे? हिंदी पट्टी की स्थिति देखिए। तब दूसरी हांडी चढ़ा रहे हैं यूसीसी की। नहीं, यूसीसी का तो खैर पता ही नहीं, बिना ड्राफ्ट के झगड़ा हो रहा है। मोदी जी उसका ड्राफ्ट ही नहीं ला रहे हैं, कहीं पे है भी नहीं। यूसीसी क्या है मैं समझ में नहीं आ रहा। कर्नाटक में हनुमान चालीसा पढ़ी गई और मेरे आपके और आपने भी देखे, आपने शायद उस पर कहा भी था, हम लोगों ने देखे, पूरे राष्ट्रीय चैनलों के हर एंकर ने ट्वीट किया था कि अब ब्रह्मास्त्र आ गया। एक एबीपी न्यूज का रिपोर्टर, उसने कहा ब्रह्मास्त्र अब नहीं बचेगा विपक्ष, ये सब मान लिया था सबने। तो यही सब चीजें वो है जो आपने गिनाई। ये सारे ब्रह्मास्त्र पहले से प्लेटफॉर्म पे हैं, इनका जो असर होना है वो है। मैंने कहा कि उनका असर है। देखिए, उनको उतना वोट मिला जो उनका वोट था, कर्नाटक में भी मिला, लेकिन बाकी लोगों का वोट अगर एक साथ हो जाता है तो वो ज्यादा है ना। इतनी सी बात समझने बाकी की। लोगों के वोट एक साथ होने में जैसे क्या होती है, एक कॉमन थ्योरी है जो 1000 बार जो एंटी मोदी फोर्सेस, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, जर्नलिस्ट हो, अपोजिशन लीडर हो, एनालिस्ट हो, सब एक कॉमन थ्योरी है कि भाई मोदी का वोट तो लोकसभा में 37% ही है, 63% तो स्कैटर्ड है, फ्रेगमेंटेड है, बटा हुआ है। तो ये 63% वोट चाहे तो एकजुट हो जाए तो मोदी को हरा देगा। गलत कहना। देखिए, 43 से 45% के बीच एनडीए को मिला, हमें वो हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, 303 क्यों? जब बीजेपी के साथ एनडीए था और एनडीए को जो मिला वो मोदी जी के नाम पे मिला। हाँ। हमको यूं लेना चाहिए, हम उन्हें मैक्सिमम दें भाई। चलिए मैक्सिमम दीजिए। हम मान लें वो 43 है। हाँ। अब सीएसडीएस का लेटेस्ट सर्वे कहता है कि अब मोदी जी 43 पे नहीं रुक पा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आए हैं, थोड़ा, मैंने कहा 42 हो गए। अगर वो 42 पे है तो सामने 58 है ना। अगर 58 में सारा नहीं, लेकिन अगर 42 से 1% भी आगे होता है तो वो कठिनाई होगी। अरे तो 58 में तो अगर देश भर में जोड़ेंगे तो 58 पार्टियां हो जाएगी, छोटी छोटी जो 0 सीट है वो 3 मांगेगी। मैं 58 नहीं दे रहा हूं, मैं 43 दे रहा हूं। अगर 42 के सामने 43 हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? तब 300 सीट रह जाएंगी। हम ये नहीं कह रहे कि वो डेसिमेट हो जाएंगे, कि वो 0 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि 272 ना पहुंचे। हाँ, हम ये भावना को भी एकदम नहीं कि 303 से मान लीजिए 50 कम हो जाए। मान लीजिए 50 सीटें 60 सीटें कम हो जाती हैं और दूसरी तरफ 50-60 सीटें कांग्रेस और दूसरे लोगों की बढ़ जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा? हमें दोनों कोई फिर अजीत पवार टाइप का होगा जो पार्टी तोड़कर इधर कुछ बिल्कुल ऐसा कुछ हो सकता है, छोटी पार्टी आ जाएगी, लेकिन जो छोटी छोटी रीजनल पार्टियां हैं 2-2 1-1 जीतेगी। लेकिन उन सब चीजों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, जनता मजबूत होती है।
आज की जो परिस्थिति है इसमें जनता कमजोर हो रही, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये बात सबकी समझ में है जो समझना चाहते हैं। लेकिन जो जिद करना चाहते हैं उससे तो कोई बात आप कर नहीं सकते। लगता है आप गिरेगी तो 50 पे नहीं रुकेगी, ये ध्यान रखिएगा। मतलब? कि अगर कोई पार्टी गिरने लगी है तो उसकी सीटें 50 पे जाके थम जाएगी, ये कसम नहीं खाई 50 पे मतलब 50 कम 50 कम ऐसे होंगी। 50 बोलेगा दर्शक कंफ्यूज नहीं, कर देगा, आप कह रहे हैं मोदी जी 50 पे रुकेंगे तो वो गालियां पड़ेगी नीचे आपको। हाँ, वो तो 2 रुपए वाला मैं मामला, क्लियर उसको कर छोड़ दूं। दीजिए। हाँ, देखिए मेरा कहना 350 से अगर 50 गिरेगी तो आप 250 पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कौन से कसम खाएंगे हम 50 पे ही रुक जाएंगे? जब ढलान होती है तो तेजी से गिरते हैं, जो भी पार्टी गिरती है। तो हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत के आंकड़े के लिए उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो नीतीश उतीश को आप गिन रहे हैं, इन सब का मिला करके वोट आया था, सबका मिला करके ये 43% 42% है। ये सब चले जा चुके हैं, शिवसेना से लेके पूरी कतार हाँ, है उसमें पूरी। अकाली दल भी है, हाँ, सब सेना भी है, सब नीतीश भी है, सही जाहिर है। तो इस लिहाज से उनकी जो, मैं आप 3 राज्य बता रहा हूँ, जो 3 राज्य 50 की कमी कर सकते हैं, ये महाराष्ट्र, बंगाल और ये बिहार, ये 3 ही उनका आंकड़ा बिगाड़ देंगे, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो ये 3 राज्य हैं, और मध्य प्रदेश को जो लोग नहीं गिन रहे हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इसमें भी उनका आंकड़ा गिर रहा है। ऐसा नहीं, सब जगह मैक्सिमम, राजस्थान में मैक्सिमम ले चुके हैं, आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम ले चुके हैं। अब वो स्थिति नहीं है। नंद कुमार साय जैसा कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। तो हर जगह अब चुनौती, हरियाणा का लेटेस्ट देख लीजिए सर्वे, क्या हालत है हरियाणा की। तो हर छोटे छोटे राज्य में इनकी सीटें अगर घटेंगी तो उसका असर पड़ेगा। और मोदी जी के साथ साथ अब देखिए, अब आरएसएस का क्या रुख है हम नहीं कह सकते। दूसरे, जब आदमी की गिरावट आती है तो पार्टी के भीतर से आवाज़ें तेज होती हैं। ये कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आ गया है, तो हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छा, आप दोनों यूपी के हैं, ये भी यूपी के हैं और शीतल जी भी यूपी। कैमरा उधर है, थोड़ा कैमरा फ्रेंडली होना सीख लीजिए आप। तो ये शीतल जी भी यूपी के, इतनी बात की उसमें यूपी का जिक्र नहीं आया। तो आप लोग पूरी चौहद्दी उत्तर से दक्षिण बताते हैं, दोनों लोग यूपी के हैं। जब यूपी की बात होती है तो आप लोग गोल कर जाते हैं। ना, मैंने कहा लोकसभा में 14 में जो लोकसभा था, 19 में मोदी जी 10 सीटें ज्यादा हार गए। 10 सीटें आगे के अभी क्या तो दिखता है? उसके बाद तो चुनाव है ना। नहीं, जैसे आप सब जगह का बता रहे हैं, कर्नाटक, बिहार, बंगाल। देखिए मेरा मानना है कि जो 19 की इनकी टैली थी, उससे ये और नीचे जाएंगे उत्तर प्रदेश पे, वहां भी नुकसान होगा, ये साफ है। तो उसका कहने का आधार क्या है? एक सवाल के बाद बताइएगा। 19 में अखिलेश और मायावती साथ थे, तब 10 मायावती को, 5 अखिलेश को मिल गया। अब दोनों अलग हैं और मायावती का वोट भी गिरा। मायावती तो भाजपा के साथ हो गई, छोड़िए 50 सीटें भाजपा की कम हुई ना विधानसभा में, उसको किसके खाते में ले जाएंगे? 50 सीटें कम हुई हैं, वो आधार है कि नहीं? अभी एक छोटा चुनाव हुआ है नगर निकाय का, 4% का अंतर आया है दोनों के बीच में। तो इसलिए जो समाजवादी पार्टी या जो गठबंधन बनता है, अब वो स्थिति नहीं है जो 2019 की है, इसलिए उसकी बढ़त होगी। एक चुनाव आप मैनपुरी का देखिए ना, मैनपुरी का चुनाव सिर्फ मुलायम सिंह की सहानुभूति का चुनाव नहीं था। वहाँ मतलब वो वोटर जो भाजपा को वोट देते थे, उन्होंने भी दिया है। तो आंकड़ा बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। समस्या जो है जाटों को लेकर के कहा जाता था, हर बार जाट वैसे ही वोटिंग करेंगे, पहलवानों की बेइज्जती देख तो ली। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में वो आंकड़ा नहीं रहेगा जो पहले था 19 में। चलिए क्लोज एक करते हैं इनसे, क्योंकि रोशनी भी कम होती जा रही है। यूपी अगर अलायंस में लड़ेंगे, जैसे की संभावना है, अगर अलायंस में लड़ेंगे तो मैं अमरीश जी की बात से सहमत हूं, तब जो 19 का आंकड़ा है उससे नीचे जाएंगे और अलायंस होने की पूरी संभावना मुझे लगती है। किसमें अलायंस होने की? विपक्ष में, यूपी में जो लोग आइए अमरीश जी। हाँ, यूपी में भाई एक लोकदल है, बीएसपी नहीं है, लोकदल, कांग्रेस, समाजवादी, ये 3 अभी हम साफ बढ़ा ले और कुछ छोटे छोटे लोग जो सामुदायिक राजनीति करते हैं, अगर ये एक साथ लड़ेंगे इसका असर होगा। और इस असर में हो सकता है, ये संभावनाएं पूरी हैं कि 19 में जो आंकड़ा था उससे ज़्यादा नीचे जाएगा। चलिए बहरहाल, वैसे अब शाम हो रही है, शाम ढल रही है, और जब सुबह हम लोग सुबह क्या दोपहर रामगढ़ पहुंचे तो इतनी बारिश हो रही थी पूरे रास्ते कि लग रहा था कहीं लैंडस्लाइड होगा। शीतल जी भी फ़ोन कर रहे थे कि आप लैंडस्लाइड में फंसेंगे, देख लीजिएगा। अमरीश जी को हम फ़ोन कर रहे थे, लग रहा था बहुत बारिश है, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे, लेकिन अभी आसमान साफ़ है। लेकिन जिस तरह से आसमान साफ़ है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन राजनीति में अभी 2024 के लिए बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी 10-11 महीने में बहुत कुछ होना है। तो जो दिखेगा
हम देखेंगे, वो आपको दिखाते बताते रहेंगे। अच्छा लगा पहाड़ की वादियों में इन दोनों से, ख़ास दोस्तों से, मेहमानों से, वरिष्ठों से बात करते हुए। फिलहाल अमरीश जी, आप तो रामगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो मतलब रामगढ़ भी हैं, अब तो आप भी हम हैं। तो घूमने आए। नमस्कार, बाय 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 बाय।